नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कक्षा प्लस पर। तो दोस्तों हम लोग पॉलिटिकल साइंस की एक सीरीज़ देख रहे थे और उसी सीरीज़ में हम लोग आज अपना एक नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं। चैप्टर का नाम है राष्ट्रपति। राष्ट्रपति मतलब प्रेसिडेंट। अच्छा, ये सब होता क्या है, तो हम लोग थोड़ा सा इसके ऊपर चर्चा करें कि यार कुछ देशों में पहले राजा होता था और उसी राजा को हटा के बाद में एक पद लाया गया। तो कॉन्स्टिट्यूशन जो संविधान होता है वो अलग अलग तरह का होता है। कहीं पर हम बोल सकते हैं किसी देश में जो है डेमोक्रेसी है, लेकिन किसी देश में रिपब्लिक है, और किसी देश में मोनार्की है लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन वाली है। ऐसी कुछ अलग अलग टर्म्स आपने सुनी होगी और उन्हीं टर्म्स पे हम लोग थोड़ा सा एक छोटी सी एक चर्चा कर लेते हैं। देखो दोस्तों कि यदि हम बात करें मोनार्की, तो मोनार्की का मतलब है कि उस देश में कौन होगा, एक राजा होगा। लेकिन यदि इस मोनार्की को मैं चेंज करके किस में कन्वर्ट कर दूं, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, तो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की में कि राजा तो होगा लेकिन वो किसके हिसाब से चलेगा, अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान के हिसाब से चलेगा। लेकिन इसके बाद में एक और जो नया कंसेप्ट निकल के आया वो कंसेप्ट था दोस्तों रिपब्लिक का, कि देश क्या है भैया, रिपब्लिक है। रिपब्लिक का मतलब क्या है कि वहां पर जो देश का जो हेड होगा, फर्स्ट सिटीजन ऑफ द कंट्री होगा, वो कैसा होगा, वो आपका इलेक्टेड होगा। वो कैसा होगा, इलेक्टेड होगा। इसको यदि मैं लेमन लैंग्वेज में समझाऊं तो यार हम लोग जानते हैं कि भारत का जो फर्स्ट सिटीजन है, हेड ऑफ द कंट्री है, वो कौन है, प्रेसिडेंट। और भारत में प्रेसिडेंट कैसा होता है, इलेक्टेड होता है। जबकि ब्रिटेन के अंदर जो प्रेसिडेंट होता है वो कैसा होता है, तो वो राजा या रानी प्रेसिडेंट का पद संभालते हैं और वो अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान के हिसाब से चलते हैं। तो ब्रिटेन में क्या हुई, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की हुई, जबकि भारत में क्या हुआ, हमारे यहाँ पे प्रेसिडेंट रिपब्लिक वाला सिस्टम हुआ। तो आज हम लोग इसी राष्ट्रपति प्रेसिडेंट के बारे में चर्चा करते हुए इस चैप्टर को थोड़ा सा आगे देखते हैं, इस पे डिटेल में थोड़ी चर्चा करते हैं। तो दोस्तों लिखा है कि भारत संसद का निर्माण, हमने संसद चैप्टर पढ़ा था, तब पढ़ा था कि यार संसद का निर्माण 3 लोगों से मिलने से हुआ है। एक है आपका राष्ट्रपति, एक है आपकी लोकसभा और एक है आपकी राज्यसभा। और तीनों जब एक साथ मिले, लोकसभा, राज्यसभा प्लस राष्ट्रपति, तीनों जब एक साथ मिले तो हमने उन तीनों के जो, इन तीनों का जो एक ग्रुप बना उसको हमने क्या बोला, संसद। तो राष्ट्रपति क्या है, संसद का भाग है, ना कि लोकसभा या राज्यसभा का। तो भारतीय संसद का निर्माण जो है वो लोकसभा राज्यसभा तीनों के मिलने से हुआ है। और ये कहाँ लिखा है, ये आर्टिकल 79 के अंदर लिखा हुआ है। संसद जो भी विधेयक पारित करती है, संसद कोई भी विधेयक मतलब बिल पास करती है, पारित करती है, तो उसके ऊपर राष्ट्रपति के हस्ताक्षर होते हैं। और जब कोई बिल पास किया जाता है संसद में और संसद से पास करने के बाद राष्ट्रपति के पास में भेजा जाता है और प्रेसिडेंट उसके ऊपर अपने साइन कर देता है, तो वो बिल किस में कन्वर्ट हो जाता है, वो बिल एक्ट में कन्वर्ट हो जाता है। तो लिखा है कि संसद जो भी विधेयक पारित करती है वह राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद ही कानून, एक्ट बन जाता है या कानून बन जाता है। अच्छा, भारत के अंदर जो शासन प्रणाली है वो कैसी है अपने यहाँ पे, तो अपने यहाँ पे शासन प्रणाली 2 तरह की हम लोग बात करेंगे। एक है हमारे पास में कार्यपालिका और एक है हमारे पास में विधायिका। अच्छा, आप लोगों ने कई बार ऐसे शब्द सुने होंगे कि हमारे पास में कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर और जुडिशरी है। एक बार मैं आपको छोटा सा इनमें डिफरेंस बताऊं तो एग्जीक्यूटिव क्या होता है। अच्छा, सबसे पहले लेजिस्लेचर से देखते हैं। लेजिस्लेचर क्या होता है, जो लॉ मेकिंग का काम करता है, जो कानून बनाएगा, वो कौन है, लेजिस्लेचर। वहीं अगर हम लोग एग्जीक्यूटिव की बात करें तो एग्जीक्यूटिव कौन होता है, जो कानून को इंप्लीमेंट करवाएगा। और जुडिशरी कौन होता है, कि जो चेक और बैलेंस करेगा कि क्या वो कानून सही है या गलत है। तो ऐसे हमारे यहाँ पे शासन प्रणाली के अंदर यदि हम बात करें तो हमारे यहाँ पे कार्यपालिका होती है और कार्यपालिका के अंदर कौन होता है, जो कार्य को क्या करवाता है, अप्लाई करवाता है, जो किसी चीज़ को एग्जीक्यूट करवाता है, एग्जीक्यूटिव। तो इसमें हमारे पास में राष्ट्रपति होते हैं, प्रधानमंत्री होते हैं, मंत्रिपरिषद और महान्यायवादी, ये लोग इसके अंदर होते हैं। जबकि हमारे यहाँ पे जो व्यवस्थापिका है, जो व्यवस्था बना के रखती है, उसमें कौन आता है, संसद। और संसद का भी हमने पढ़ा कि संसद 3 लोगों से मिलकर बनती है, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। तो इसमें राष्ट्रपति आता है, इसमें लोकसभा आती है और इसमें राज्यसभा आती है। मतलब कि सर राष्ट्रपति इधर भी लिखा हुआ है और राष्ट्रपति इधर भी लिखा हुआ है, तो क्या राष्ट्रपति दोनों में आता है क्या? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमारे से पूछा जाता है कि क्या राष्ट्रपति या स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन के अंदर आता है कि जो भारत का जो प्रेसिडेंट है वो क्या कार्यपालिका का सदस्य है, क्या वो व्यवस्थापिका का सदस्य है? तो हम लोग बोलते हैं कि यार वो कार्यपालिका का भी सदस्य है और व्यवस्थापिका का भी। तो यहाँ से हम लोग एक कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि जो राष्ट्रपति है वो कार्यपालिका का मेंबर भी है और जो राष्ट्रपति है वो हमारे यहाँ पे व्यवस्थापिका का मेंबर भी
है। तो यहाँ से हम लोग आगे देखते हैं हम, और आगे जब हम पढ़ते हैं तो लिखा है कि राष्ट्रपति पद को संविधान ने कार्यपालिका की शक्तियां सौंपी गई है, कि राष्ट्रपति पद को संविधान ने किसकी शक्तियां सौंपी है? कार्यपालिका की। सर कौन सी शक्तियां सौंपी है? कि सरकारी जो भी काम है वो किसके नाम पर होंगे? सरकारी गतिविधियां जो है वो राष्ट्रपति के नाम पर ही होती है। सारे कानून और सरकार के प्रमुख नीतिगत फैसले उसी के नाम पर किए जाते हैं। इसका मतलब कि देश के अंदर जो भी इम्पोर्टेंट लॉज बनेंगे, देश के अंदर जो भी इम्पोर्टेंट लॉज बनेंगे उनको इम्प्लीमेंट करने के लिए जो साइन करना पड़ेगा, देश के जो रिलेशंस है पड़ोसियों के साथ में वो, और गवर्नमेंट के इम्पोर्टेंट डिसीजन जो हैं, गवर्नमेंट के इम्पोर्टेंट डिसीजन जो है वो, ये सब कहाँ पे होते हैं? तो ये सब होते हैं दोस्तों नेम ऑफ प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति के नाम पर होते हैं। तो सारी जो हमारी कार्यपालिका शक्ति है वो किसको दी गई है? राष्ट्रपति को दी गई है। तो कार्यपालिका का हेड भी किसे बोलते हैं हम? राष्ट्रपति को बोलते हैं। सभी प्रमुख नियुक्तियां राष्ट्रपति के नाम पर होती है। जो भी इंपॉर्टेंट हमारे यहाँ पे अपॉइंटमेंट्स होती है वो किसके नाम पर होती है? राष्ट्रपति के नाम पर। अतः कहा जा सकता है कि राष्ट्रपति कार्यपालिका का अभिन्न अंग है। कार्यपालिका कैसा अंग है? अभिन्न। अभिन्न मतलब जिसे भिन्न अलग नहीं किया जा सकता। तो कार्यपालिका के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है वो कौन है? हमारे यहाँ पे राष्ट्रपति होते हैं। आगे लिखा है संसद जो भी विधेयक पारित करती है वह राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद ही कानून बनता है। तो हमने अभी देखा कि संसद क्या करती है? कोई बिल पास करती है, और जब बिल के ऊपर राष्ट्रपति अपना साइन करेगा तो वो बिल क्या बन जाएगा? एक्ट बन जाएगा, कानून बन जाएगा, लॉ बन जाएगा। तो संसद जब भी कोई विधेयक पारित करती है तो उस पर राष्ट्रपति के क्या होते हैं? हस्ताक्षर होते हैं, और हस्ताक्षर के बाद में वो क्या होता है भाई? कानून बन जाता है। इसके बाद में राष्ट्रपति की और क्या शक्ति है सर? तो राष्ट्रपति क्या कर सकता है? संसद की बैठक का आहून कर सकता है, मतलब संसद की बैठक को बुला सकता है, प्लस प्रथम बैठक को संबोधित कर सकता है। हमने देखा था कि लोकसभा के अंदर जो बैठक को संबोधित करता है उसको हमने क्या बोला था? स्पीकर बोला था। राज्यसभा में जो करता है वो कंट्री के वाइस प्रेसिडेंट, जिनको हमने चेयरमैन बोला था। लेकिन राष्ट्रपति चाहे तो संसद की बैठक को बुला भी सकता है, प्लस उसको लीड भी कर सकता है। चाहे तो फर्स्ट मीटिंग को क्या कर सकता है? अपने हिसाब से चला सकता है। और जब ये फर्स्ट मीटिंग को अपने हिसाब से चला रहा है, इसीलिए हम इसे क्या बोलते हैं? इस प्रकार वह व्यवस्थापिका का भी अंग है। इसलिए हम क्या बोलते हैं कि यार जो राष्ट्रपति है वो कार्यपालिका का भी अंग है, और किसका अंग है? व्यवस्थापिका का भी अंग है। इसके बाद में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 52, अनुच्छेद 52 में क्या लिखा है दोस्तों? तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 52 में ये उपबंध है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। इंपॉर्टेंट कि भारत का राष्ट्रपति होगा, ये कहाँ लिखा हुआ है? फिर राष्ट्रपति रिलेटेड आर्टिकल कौन सा है? तो आर्टिकल 52 अनुच्छेद 52 जो है वो कहता है कि यार भारत में क्या होगा? एक राष्ट्रपति होगा। कि सर भारत में राष्ट्रपति होगा तो कौन बनेगा, कैसे बनेगा, कौन वोट देगा? आपने कहा ना कि वोट देंगे, तो फिर कौन वोट देगा और कैसा चुनाव होगा? तो ये सारी चीजें आगे देखते हैं। आगे यदि हम लोग बढ़ते हैं तो लिखा है कि भारत में ब्रिटेन जैसा संसदात्मक व्यवस्था को अपनाया गया। अपने यहाँ पे कौन सी है? पार्लियामेंट्री सिस्टम, संसदात्मक व्यवस्था जो ब्रिटेन के अंदर है। कि सर ब्रिटेन से क्यों ली? वो तो दुश्मन थे ना, कि हम लोग उनका सिस्टम जानते थे, और जब हम लोग उनका सिस्टम जानते तो हम लोग उससे भली भांति परिचित थे कि यार ये लोग कैसे क्या काम कर रहे हैं। तो हमने हमारे जो कंसेप्ट लिया कहाँ से लिया? ब्रिटेन से। तो हमने ब्रिटेन का पार्लियामेंट्री सिस्टम, संसदात्मक व्यवस्था को अपनाया। इसमें होता क्या है? तो इसमें एक कार्यपालिका होती है, और कार्यपालिका के अंदर जो हमारे यहाँ पे संवैधानिक प्रधान होता है उसको हम लोगों ने क्या बोला? राष्ट्रपति। अच्छा, ब्रिटेन में ये जो राष्ट्रपति होता है ये कैसा होता है? तो वहां पे तो सम्राट होता है, जो राजा या रानी होती है वहां की, वो राजा या रानी जो है वो वहाँ के क्या होंगी? कार्यपालिका की हेड होगी। इसमें होता क्या है कि एक संवैधानिक प्रधान होता है और एक वास्तविक प्रधान होता है। मतलब सर एक आपके पास में एग्जीक्यूटिव हेड होता है और एक आपके पास में रियल हेड होता है। देश के अंदर हम लोग जो सबसे बड़ी पोस्ट मानते हैं हम लोग प्रधानमंत्री की मानते हैं, क्योंकि हमने ब्रिटेन वाला सिस्टम अपनाया, और यहाँ पे प्रधानमंत्री और उसका मंत्रिमंडल जो है ये वास्तविक प्रधान होता है। ये क्या है कंट्री के अंदर? ये लोग क्या है? ये रियल हेड है कंट्री के। जबकि राष्ट्रपति क्या होता है आपके यहाँ पे? ये नॉमिनेटेड है, मतलब कि इसके पास में इतनी शक्ति नहीं है बट प्रधानमंत्री के पास में। बट फिर भी यदि हम बोलेंगे हेड ऑफ द कंट्री कौन है, तो हेड ऑफ कंट्री, देश का मुखिया कौन है, तो वो कौन है आपके पास में? राष्ट्रपति है। जबकि मैं बोलूँ कि हेड ऑफ गवर्नमेंट कौन है, अगर मैं ऐसा पूछूं कि हेड ऑफ गवर्नमेंट, सरकार का मुखिया कौन है, तो वो कौन है आपके पास में? वो प्रधानमंत्री है। तो ये हमारे पास में दोनों में कुछ छोटा सा अंतर है। इसके बाद में यदि हम लोग आगे देखते हैं तो आगे लिखा है दोस्तों कि अनुच्छेद 53 के अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्ति, संघ की जो भी कार्यपालिका की शक्तियां होगी वो किस में निहित होगी? तो वो
राष्ट्रपति में निहित होगी। और राष्ट्रपति क्या करेगा, इसका प्रयोग संविधान के अनुसार स्वयं अथवा पदाधिकारी अधिकारियों के हिसाब से करेगा। तो राष्ट्रपति क्या करेगा कि इसका प्रयोग तो करेगा लेकिन स्वयं के विवेक के अनुसार कर सकता है, खुद को जैसा सही लगे वैसा कर सकता है। उसके अलावा पदाधिकारी अधिकारी जो है, जो राष्ट्रपति को जो संबोधित करते हैं, जैसे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हो गई, इन सबसे राय लेके भी वो अपना काम कर सकता है। सारी सरकारी गतिविधियां राष्ट्रपति के नाम पर होती है, हमने पढ़ा, और सारे कानून और सरकार की प्रमुख नीतियां, फैसले सब राष्ट्रपति के नाम पर क्या किए जाते हैं, जारी किए जाते हैं। राष्ट्रपति के पद की योग्यता, कि सर अब तो ऐसा लग रहा है कि राष्ट्रपति तो खतरनाक आदमी है, तो अब मैं चाहता हूं कि सर मैं ना भारत का राष्ट्रपति बनना चाहता हूं, तो उसके लिए मुझे करना क्या पड़ेगा सर, आप तो ये बताओ कितना पढ़ूं मैं और उसके लिए क्या योग्यता है। तो राष्ट्रपति के पद के लिए जो योग्यता बताई गई है दोस्तों, वो योग्यता कुछ इस प्रकार है। तो हमें ये योग्यता बताई कहाँ गई है, तो सबसे पहले तो संविधान के आर्टिकल 58 अनुच्छेद 58, फिर से देखो भारत का एक राष्ट्रपति होगा, ये हमने पहले देखा, और इस बार हम लोग बात कर रहे हैं आर्टिकल 58 के बारे में, जिसके अंदर राष्ट्रपति की क्या योग्यता होगी वो बताई गई है। तो योग्यता क्या है, पहला कि वो भारत का नागरिक होना चाहिए, कि सर डन है मैं तो हूँ। दूसरा कि वो 35 वर्ष की आयु का कंप्लीट होना चाहिए, कि नहीं ये तो हो जाएंगे 35 वर्ष भी ठीक है। इसके बाद में तीसरा कि लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो, कि वो उसके पास में वह योग्यता होनी चाहिए जो लोकसभा का सदस्य बनने के लिए होता है, कि ये तो सब ऐसे ही ऐसे। किसी लाभ के पद पर आसीन न हो, मतलब कि कोई ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, कोई ऑफिस ऑफ प्रॉफिट वो होल्ड नहीं करता हो, और यदि वो कोई ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड करता है तो फिर क्या करना पड़ेगा, मतलब सर इसका मतलब क्या होता है कि वो कोई सरकारी नौकरी नहीं करता हो, और अगर सरकारी नौकरी करता हो तो उसे क्या देना पड़ेगा, इस्तीफा देना पड़ेगा, रिजाइन देना पड़ेगा। ये सर राष्ट्रपति बन रहे हैं, सरकारी अपनी है तो सरकारी नौकरी का जरूरत है, तो इस्तीफा दे सकते हैं। इन सभी योग्यताओं के अनुसार क्या बन सकते हो भाई, आप राष्ट्रपति बन सकते हो कि ठीक है सर भारत का नागरिक मैं हूँ, 35 साल का हो ही जाऊंगा, और सरकारी नौकरी होगी तो छोड़ देंगे। इन योग्यताओं में जन्म से नागरिकता होने की योग्यता का वर्णन नहीं किया गया है, कि नागरिक अगर कोई नहीं है तो बाद में बन सकता है, जन्म से नागरिकता का वर्णन यहाँ पर नहीं किया गया है। राष्ट्रपति बनने हेतु सामान्य नागरिक ही अपेक्षित होता है कि आप जनरल सिटीजन होने चाहिए कंट्री के, ये आपके यहाँ की क्या है, योग्यता है। इसके बाद में यदि हम देखें तो राष्ट्रपति भारतीय संसद यह राज्यों के विधानमंडल के सदस्य नहीं होना चाहिए, और अगर सदस्य है तो क्या करना पड़ेगा, रिजाइन करना पड़ेगा। तो योग्यता में क्या क्या है कि भाई आयु 35 साल से प्लस होनी चाहिए, और उसके अलावा भारत का नागरिक होना चाहिए, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं होना चाहिए, और आप किसी एमएलए एमपी की पोस्ट पे नहीं होने चाहिए, और हो तो रिजाइन कर देना। तो ये सारी चीजें आपके इसमें किस में आती है, योग्यता में। अब राष्ट्रपति का निर्वाचन, तो निर्वाचन से रिलेटेड जो आर्टिकल है वो है आर्टिकल 54 और 55। निर्वाचन मतलब क्या हो गया, इलेक्शन, कि राष्ट्रपति का इलेक्शन कैसे होगा और कौन वोट देगा, तो इस सब के बारे में इधर बताया। राष्ट्रपति के निर्वाचन प्रणाली का उल्लेख अनुच्छेद 54 और 55 में किया गया, अभी देखा हमने। इसके बाद में यहाँ पर क्या होता है, अप्रत्यक्ष निर्वाचन की पद्धति। अप्रत्यक्ष निर्वाचन मतलब डायरेक्ट वोटिंग नहीं होती, जैसे हम लोग जाते हैं ईवीएम के थ्रू वोट डालते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता। अप्रत्यक्ष मतलब इनडायरेक्ट वोटिंग होती है। यहाँ तक कि हम लोग भी वोट नहीं देते, हमारे जो इलेक्टेड हमारे रिप्रेजेंटेटिव है वो यहाँ पे वोट देते हैं, तो अप्रत्यक्ष होता है। और अप्रत्यक्ष के आधार पे होता कैसा है, तो एकल संक्रमणीय मत प्रणाली, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, ये राष्ट्रपति को वोट देने का तरीका होता है। इस पद्धति में अप्रत्यक्ष होने का कारण है देश के समस्त नागरिकों की भागीदारी न होकर कुछ विशिष्ट व्यक्तियों और समूह के द्वारा निर्वाचन होता है। मतलब सर अप्रत्यक्ष का मतलब है कि यार हम लोग डायरेक्ट वोट नहीं देते, केवल हमारे द्वारा जो चुने गए रिप्रेजेंटेटिव है, जो हमारे द्वारा एमपी और एमएलए चुने गए, वो यहाँ पर जाके क्या करते हैं, वोट डालते हैं सभी स्टेट्स के। तो ऐसे करके ये क्या होता है, इसका इलेक्शन होता है। और इसके लिए एक इलेक्टोरल कॉलेजियम बनाई जाती है जिसको निर्वाचन मंडल बोलते हैं। और ये कहाँ लिखा है, ये आर्टिकल 54 के अंदर लिखा है कि इलेक्टोरल कॉलेजियम कौन होगी। अब जो क्वेश्चन आता है ना यहाँ से, वो आता है कि राष्ट्रपति को वोट देने जाना है, तो वोट देने जाएगा कौन कौन, तो वो इलेक्टोरल कॉलेजियम या निर्वाचन मंडल कौन कौन होगा, और कौन कौन इस निर्वाचन मंडल का सदस्य होता है, ये हमारे पास में आता है। तो राष्ट्रपति को जब निर्वाचन किया जाएगा उसका, तो कौन वोट देगा और कौन नहीं देगा। तो वोट देने के लिए जाएगा कौन, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं कि कैन वोट। ये वो लोग हैं जो क्या कर सकते हैं, वोट दे सकते हैं। और ये वो लोग हैं जो क्या है, कैन नॉट
वोट, ये वोट नहीं दे सकते। तो कौन कौन वोट दे सकता है? तो संसद के दोनों सदन के निर्वाचित सदस्य, कि संसद के दोनों सदन में जो भी निर्वाचित सदस्य है वो वोट दे सकते हैं, मतलब कि लोकसभा के भी वोट दे सकते हैं और राज्यसभा के भी लोग जो है वोट दे सकते हैं। लेकिन लोग कौन से? जो इलेक्टेड है केवल वो वोट दे सकते हैं, नॉमिनेटेड नहीं दे सकते। यहाँ पे इलेक्टेड मेंबर्स का वोट देने का अधिकार होता है। राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, कि आपके राज्यों के अंदर जो एमएलए है वो भी क्या दे सकते हैं? वोट दे सकते हैं। और संघीय क्षेत्र, केंद्र शासित प्रदेश जो है वहाँ पर, जैसे कि दिल्ली हो गया, जम्मू कश्मीर हो गया और पुदुचेरी हो गया, यहाँ के लोग भी क्या कर सकते हैं? वोट दे सकते हैं। लोग मतलब एमएलए। फिर से देखो कि वोट दे कौन कौन सकता है। तो इलेक्टेड मेंबर ऑफ बोथ हाउस ऑफ पार्लियामेंट, लोकसभा और राज्यसभा के वो लोग जो कि क्या है? इलेक्टेड। बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है इलेक्टेड, कि वही लोग दे सकते हैं जो चुनिंदा है, जिनको चुना गया है। जो नॉमिनेटेड है, जो निर्वाचित है, वो वोट नहीं दे सकते। तो इलेक्टेड मेंबर ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा, इलेक्टेड मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर असेंबली जो कि एमएलए होते हैं, और उसके अलावा इलेक्टेड मेंबर ऑफ कुछ यूनियन टेरिटरी जैसे कि दिल्ली हो गई, पौंडीचेरी हो गई और जम्मू कश्मीर। इनका नाम क्यों लिया सर? क्योंकि यहाँ पर क्या है? सीएम होता है, इसलिए यहाँ पर असेंबली होती है, इसलिए इनका नाम लिया गया है। कि सर कौन वोट नहीं दे सकते हैं ये बताओ। तो जो वोट नहीं दे सकते वो कौन है? तो संसद के दोनों सदन में जो मनोनीत सदस्य हैं वो वोट नहीं दे सकते। मतलब कि जो नॉमिनेटेड मेंबर है, जिनको, जो कि नॉट इलेक्टेड है, ये वोट नहीं दे सकते। जो इलेक्टेड नहीं है वो वोट नहीं दे सकते हैं। राज्य विधानसभाओं के मनोनीत सदस्य, मतलब वही नॉमिनेटेड मेंबर, यहाँ पे वोट नहीं दे सकते। और इन तीन के अलावा जो बाकी की जो यूनियन टेरिटरीज बची, वो लोग भी क्या नहीं कर सकते? वो भी वोट नहीं दे सकते। तो ये हमारे पास में कौन निर्वाचन करेगा और कौन निर्वाचन नहीं करेगा उसके बारे में थोड़ी डिटेल हो गई। आगे देखते हैं तो राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया होती कैसे। तो राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया में दो बातों पर विशेष बल दिया जाता है। कौन कौन सी दो बातें? तो निर्वाचन मंडल में जनसंख्या का निकटतम संभव समान प्रतिनिधित्व हो। कि यार सर आपने कहा कि एमएलए वोट देंगे, तो सर उसमें यूपी में है 200 और किसी जगह मान लो कि है 200 और किसी जगह मान लो कि सर 400, तो अब ये बराबरी कैसे हुई यहाँ पे? तो अब इसका क्या करेंगे ऐसे केस के अंदर? तो ऐसे केस के अंदर क्या किया जाएगा? जनसंख्या का निकटतम संभव समान प्रतिनिधित्व, कुछ ऐसा फॉर्मूला बनाया जाएगा कि आपके जो नंबर ऑफ एमएलएज हैं उनकी वोट वैल्यू निकल के आए और एमपीज की वोट वैल्यू निकल के आए और उसके अंदर क्या किया जाए? वोट दिया जाए। ऐसा फॉर्मूला हम लोग आगे देखेंगे, लेकिन कुल मिला के सारा काम एकदम बैलेंस बन के रहे, ऐसा कुछ किया जाता है। इसके बाद में दूसरा क्या है? एक ही राज्य के समस्त विधानसभा सदस्यों द्वारा देय मतों की संख्या या उनका जो मतों का जो वोट वैल्यू होती है वो कैसे होनी चाहिए? वो समान रहनी चाहिए। कि एक ही राज्य के अगर कुछ एमएलए ने वोट दिए तो सबकी वोट वैल्यू कैसे होनी चाहिए? समान होनी चाहिए। 84th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट जब हुआ था 2001 के अंदर, तो बोला गया है कि राष्ट्रपति चुनाव में मतदार हेतु जो वोटिंग के अंदर जो पॉपुलेशन लिया जाएगा वो कब का लिया जाएगा? 1971 के सेंसस के अकॉर्डिंग लिया जाएगा। और इसमें परिवर्तन कब किया जाएगा? तो 2026 के पश्चात जो जनगणना होगी उसके अंदर इसमें परिवर्तन किया जाएगा। हालांकि अभी तक ऐसा कोई प्लान है नहीं, क्योंकि हमारी जनसंख्या जो 2021 में होनी थी जनगणना, वो अभी तक ड्यू चल रही है, तो उसके अकॉर्डिंग ये भी हो सकता है आगे बढ़ जाए। अब हम लोग आगे देखते हैं। तो निम्नलिखित सूत्रों, ये कुछ ऐसे सूत्र हैं, ये कुछ फॉर्मूला है जिससे कि हम लोग क्या निकालते हैं? वोट वैल्यू निकालते हैं। तो वोट वैल्यू कैसे निकाली जाती है उसको देखते हैं एक बार, है ना, थोड़ा सा। तो विधानसभा के प्रत्यक्ष निर्वाचित सदस्यों का सूत्र, ये जो पार्ट है ये है सूत्र, और ये है हेडिंग कि वोट वैल्यू ऑफ एमएलए। कि कोई एमएलए है तो उसकी वोट वैल्यू क्या होगी सर? और किसी स्टेट में तो सर एमएलए ज़्यादा होते हैं, किसी में कम होते हैं, तो फिर वोट वैल्यू कैसे निकालेंगे? तो उसके लिए एक फॉर्मूला दिया गया है, राज्य या संघीय क्षेत्र की जनसंख्या। कि अपन सपोज करते हैं कि कोई राज्य है जिसकी जनसंख्या कितनी है? 1 लाख है। तो अपन ने माना है कि राज्य और संघीय क्षेत्र की जनसंख्या, उस जनसंख्या में क्या करना है? विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों की कुल संख्या। अपन मानते हैं कि यार इस विधानसभा में जो निर्वाचित सदस्य हैं वो कितने हैं? 100। तो यहाँ से ये कर लिया, और इसके बाद में क्या करना है? इसको डिवाइड बाय करना है किससे? 1000 से। तो अब अपन निकाल के देखते हैं एक बार कि 1 लाख की जनसंख्या थी, 2 जीरो से 2 जीरो गए, तो अब कितने हो गए यहाँ पे? 1000, और 1000 पे डिवाइड करना है 1000 से। तो इसका मतलब एक एमएलए के वोट की वैल्यू कितनी होगी? 1 होगी। समझ गए? अगर यहाँ पे
1 लाख की जगह 10 लाख की जनसंख्या होती तो 10 लाख की जनसंख्या में एक एमएलए की वोट वैल्यू कितनी आ जाती, 10 आ जाती, कि आपका एक वोट कितने पॉइंट्स देगा, 10 पॉइंट देगा। तो ऐसे करके वैल्यू निकाली जाती है किसकी, एमएलए की। इसके बाद में यदि हम लोग आगे देखते हैं तो संसद के प्रत्येक, वो तो हो गया था एमएलए का, और ये हो जाएगा किसका, एमपीज का, कि एमपीज की वोट वैल्यू कैसे निकाली जाती है। तो एमपीज की वोट वैल्यू निकालने के लिए विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों के मतों का मूल्य लिया जाता है, और सेम वही दोनों सदन के जो निर्वाचित सदस्य हैं उनकी सदस्यता, उनके नंबर से क्या कर दिया जाता है, डिवाइड दे दिया जाता है, और ऐसे करके क्या वोट वैल्यू निकाली जाती है। राष्ट्रपति का निर्वाचन जो है वो कैसे होता है, तो वो एकल संक्रमणीय मत प्रणाली, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट से होता है, कि आपको एक बार वोट देने का अधिकार होता है, से गुप्त मतपात्र द्वारा होता है। यहाँ पे ईवीएम नहीं होती, यहाँ पे बैलेट पेपर होता है, उसके थ्रू होता है। और चुनाव में सफलता प्राप्त करने हेतु न्यूनतम कोटा प्राप्त करना होता है। यहाँ पे फिक्स होता है कि आपको 50% प्लस 1 वोट सिक्योर करना होगा। 50% प्लस 1 वोट सिक्योर करते हो तो आप लोग क्या बन जाते हो, देश के राष्ट्रपति बन जाते हो। इसके बाद में देखिए कि न्यूनतम कोटा होता कैसे है, तो वही लिखा है कि मैं आपको सीधा ये बता चुका हूँ कि यार ये कितना होता है, 50% प्लस 1 होता है। इसी के लिए फॉर्मूला दिया गया है कि डाले गए वैध मतों की संख्या अपॉन निर्वाचित होने वाले प्रतिनिधियों की संख्या प्लस 1, और प्लस 1 और। तो यहाँ पे आप लोग सीधा समझो कि यार राष्ट्रपति बनने के लिए जो वोट वैल्यू होती है वो कितनी होनी चाहिए, आपको कितने वोट मिलने चाहिए, तो आपको 50% प्लस 1, टोटल वैलिड वोट का 50% वोट प्लस 1, ताकि आपने 50% के आंकड़े को क्या कर लिया, क्रॉस कर लिया, और आपने मेजोरिटी दिखा दी। राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है, तो राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है, निर्वाचन से 5 वर्ष की अवधि के लिए होता है, तथा वह पुनः चुनाव भी लड़ सकता है। भारत में क्या हो सकता है, राष्ट्रपति वापस चुनाव भी लड़ सकता है। राष्ट्रपति किसी भी समय उपराष्ट्रपति को संबोधित करके क्या दे सकता है, अपना त्यागपत्र दे सकता है, कि सर वैसे तो वो कितने साल रहेगा, 5 साल के लिए, लेकिन उसका मन नहीं हो तो बीच में क्या कर सकता है, रिजाइन कर सकता है, अपना त्यागपत्र दे सकता है। और राष्ट्रपति त्यागपत्र देगा किसको, तो उपराष्ट्रपति को, वाइस प्रेसिडेंट को देगा। इंपॉर्टेंट है। इसके बाद में यदि हम लोग आगे देखते हैं तो लिखा है कि यार राष्ट्रपति का कार्यकाल होता कैसे है, तो कार्यकाल वही हमने भी देखा कि 5 साल का कार्यकाल होता है, चुनाव फिर से लड़ सकता है, और उपराष्ट्रपति को क्या दे सकता है, त्यागपत्र दे सकता है। पुनः निर्वाचित की पात्रता क्या होती है कि 5 साल का कार्यकाल जब समाप्त हो जाता है तो राष्ट्रपति फिर से चुनाव लड़ सकता है, और चुनाव लड़ने के बाद में फिर से राष्ट्रपति बन सकता है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे वो देश के एकमात्र ऐसे राष्ट्रपति थे जो कितनी बार बने थे, 2 बार, मतलब एक बार 5 साल का टर्म खत्म करने के बाद में फिर से क्या हुआ था, इनको ही इलेक्ट कर लिया गया था, वापस क्या बन गए थे, देश के राष्ट्रपति बन गए थे। इनके अलावा कोई राष्ट्रपति ऐसा नहीं है हमारे यहाँ पे जो 2 बार क्या रहा हो, राष्ट्रपति रहा हो। इसके बाद में यदि हम लोग देखते हैं तो अपने पास में आती है कि पद हेतु शर्तें क्या क्या है राष्ट्रपति के लिए, कि कोई राष्ट्रपति बनेगा तो उसके लिए शर्त क्या क्या है। हालांकि ये चीज अपन देख चुके हैं कि राष्ट्रपति संसद और राज्य विधानमंडल के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होना चाहिए, मतलब ना तो वो एमएलए होना चाहिए और ना ही वो क्या होना चाहिए, एमपी होना चाहिए। पहली शर्त तो ये गई। राष्ट्रपति लाभ का कोई पद नहीं रखता हो, लाभ का पद मतलब ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं रखता हो किसी भी तरह की, वो कोई जॉब वगैरह में नहीं और हो तो छोड़नी पड़ेगी। इसके बाद में भारत सरकार के वर्तमान राष्ट्रपति का वेतन कितना है, तो लगभग हमारे यहाँ पे 5 लाख का वेतन, और उसके अलावा कई तरह के अलाउंसेस दिए जाते हैं, और अगर सेवानिवृत्त होता है, रिटायर हो जाता है, तो उसके बाद में 50% वेतन क्या दिया जाता है, पेंशन के रूप में दिया जाता है। पूर्व राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाने पर उनकी जो पत्नी है उनको सेवानिवृत्त राष्ट्रपति को मिलने वाली पेंशन की आधी राशि दी जाती है। भाई 5 लाख रुपए मिल रहे हैं, 2.5 लाख रुपए आपको पेंशन दी जाएगी, और अगर आपकी डेथ हो जाती है तो आपकी जो वाइफ है उसको, उसकी भी आधी, मतलब 1,25,000 रुपये उनको पेंशन के रूप में। इनके अलावा कई तरह के अलाउंसेस दिए जाते हैं जिनसे कि इनको किसी तरह कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। इसके बाद में सुविधाओं के रूप में क्या क्या दिया जाता है, तो औपचारिक आवास दिया जाता है एक तो, जो कि राष्ट्रपति भवन होता है, लेकिन जब आप राष्ट्रपति से चले जाते हो तो उसके बाद में आपको फिर एक घर दे दिया जाता है। इसके अलावा ग्रीष्मकालीन अवकाश के लिए आपको शिमला के अंदर कर दिया जाता है, गर्मी है तो आराम से ठंडे एरिया में, और उसके अलावा अन्य आवास जो है राष्ट्रपति को हैदराबाद के अंदर भी एक घर मिलता है। तो ये कुछ राष्ट्रपति को मिलने वाले अलाउंसेस हो गए। राष्ट्रपति पद की शपथ कौन दिलाता है, तो भारत में मुख्य न्यायाधीश मतलब सीजेआई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, अथवा उसकी अनुपस्थिति में, कि अगर मुख्य न्यायाधीश नहीं है तो फिर वरिष्ठ न्यायाधीश जो है वो उनकी
अनुपस्थिति में क्या दिलाएंगे, शपथ दिलाएंगे। तो ओथ कौन दिलाता है, ओथ मतलब शपथ कौन दिलाता है, तो राष्ट्रपति को CJI चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। और अगर ये नहीं है तो उसके बाद में वरिष्ठ न्यायाधीश। राष्ट्रपति की शपथ का प्रारूप उल्लेख अनुच्छेद के आर्टिकल कितने में दिया है, शपथ के बारे में 60 में दिया गया है। जबकि तीसरी अनुसूची में नहीं है, इंपॉर्टेंट, कि राष्ट्रपति की शपथ के बारे में क्या लिखा गया है, थर्ड अनुसूची में है क्या, थर्ड शेड्यूल में, यहाँ पर नहीं है। कहाँ पर है ये, अनुच्छेद 60 के अंदर दिया गया है। इसके बाद में देखें कि राष्ट्रपति को सर जब निर्वाचित हो गया तो राष्ट्रपति को फिर हटाया कैसे जा सकता है। तो राष्ट्रपति को हटाने के लिए एक प्रोसेस होता है जिसको इम्पीचमेंट बोलते हैं, महाभियोग बोलते हैं। और ये कहाँ है, अनुच्छेद 61 के अंदर बताया गया है कि सर इम्पीचमेंट होता क्या है। कि सर आपने अभी बताया कि राष्ट्रपति की अवधि कितनी होती है, 5 साल, लेकिन 5 साल से पहले हटना चाहे तो वो अपना रिजाइन दे सकता है। कि सर अगर वो खुद ही नहीं हटना चाहे, उसको हटाना चाहे तो हम लोग, उसका काम सही ढंग से ना हो, संविधान के हिसाब से ना हो, तो यदि हम लोग उसको हटाना चाहते हैं तो उसके लिए एक प्रोसेस होता है, उसको क्या बोलते हैं, महाभियोग, इम्पीचमेंट। उससे पूर्व अनुच्छेद 61 के अंतर्गत बताई गई कुछ प्रक्रिया से अपन क्या कर सकते हैं, राष्ट्रपति को 5 वर्ष से पूर्व हटाया जा सकते हैं। राष्ट्रपति को संविधान का उल्लंघन करने के आधार पर महाभियोग के पद से हटाया जा सकता है। कि सर महाभियोग होता क्या है, कैसे हटाएंगे यदि हम लोग उसको हटाना चाहें तो महाभियोग क्या होता है, महाभियोग लगने का अधिकार, जो ये महाभियोग चलाने का अधिकार होता है किसके पास में होता है, लोकसभा और राज्यसभा दोनों को प्राप्त होता है। इसके लिए सदन के जो 1/4 सदस्य हैं वो क्या करते हैं, हस्ताक्षर करते हैं, और हस्ताक्षर करके एक प्रस्ताव पास करते हैं। और प्रस्ताव पास करने के बाद में 14 दिन के बाद वह सदन उस प्रस्ताव पर विचार करता है। क्या होता है, फिर से देखो कि लोकसभा और राज्यसभा कहीं पे भी जो है राष्ट्रपति को इम्पीचमेंट करने के लिए प्रोसेस स्टार्ट किया जा सकता है। जब स्टार्ट करेंगे तो 1/4 सदस्य जो है सदन के, 1/4 मतलब 25% सदस्य पहले हस्ताक्षर करके दे देंगे, और हस्ताक्षर प्राप्त होने के 14 दिन बाद वह सदन उस प्रस्ताव पर क्या करेगा, विचार करेगा कि क्या राष्ट्रपति पे ये ऐसा जो कार्रवाई हो रही है करनी चाहिए, क्या राष्ट्रपति सच में गिल्ट है या नहीं है। इस प्रस्ताव के पास होने के लिए सदन के कुल सदस्यों की संख्या का 2/3 बहुमत, मतलब इसके बाद में 2/3 ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग, 2/3 बहुमत मतलब 66% लोगों का कहना चाहिए कि ठीक है हम लोग इसे हटा सकते हैं। तो वो पास करने के बाद में फिर दूसरे हाउस के अंदर जाएगा, और तत्पश्चात दूसरे सदन में प्रस्ताव को विचार करने के लिए भेजा जाता है, और दूसरा सदन भी सेम यही काम करेगा उसकी जांच करने के बाद में कि यदि राष्ट्रपति को हटाना है तो 2/3 ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग से हटाया जा सकता है। कि यदि राष्ट्रपति को हटाना है तो इम्पीचमेंट का प्रोसेस चलेगा, महाभियोग का प्रोसेस चलेगा, और उसको हटाने के लिए क्या क्या किया जाएगा, तो सदन के 1/4 सदस्य जो हैं वो हाँ करेंगे कि ठीक है, साइन करके दे देंगे कि ठीक है हटाया जा सकता है। ऐसे प्रोसेस को आगे बढ़ाया जा सकता है, और आगे बढ़ाने के लिए फिर डिबेट और डिस्कशन होगा। 2/3 लोग क्या कहेंगे, अपनी मेजोरिटी से कहेंगे कि ठीक है यार हम लोग राष्ट्रपति को हटा सकते हैं, इम्पीचमेंट का प्रोसेस आगे बढ़ा सकते हैं। यदि आरोप सिद्ध हो जाता है, यदि दोनों हाउस के अंदर 2/3 एंड प्रेजेंट एंड वोटिंग से चीज पास हो जाती है, तो यदि आरोप सिद्ध हो जाता है तो वो दूसरे हाउस में जाएगा, दूसरे हाउस में भी यदि ये पास हो जाता है तो पास होने के बाद में उस तिथि से राष्ट्रपति पद से हटाया हुआ समझा जाएगा। ऐसा माना जाएगा कि जिस दिन पास हो गया उस तिथि से राष्ट्रपति क्या हो चुका है, हट चुका है। महाभियोग कैसा है, तो ये एक अर्ध न्यायिक प्रक्रिया, क्वासी जुडिशियल प्रोसेस है, अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है। अस्माकिम पद रिक्ति की, सर हटाया नहीं और एकदम से किसी कारण से क्या हो गई, पद में रिक्ति हो गई, फिर क्या करेंगे। अच्छा, पद की रिक्ति कैसे कैसे हो सकती है सर, कि मानो कि सर राष्ट्रपति के पद पे क्या हो गई, राष्ट्रपति की मृत्यु हो गई, या उसने क्या कर दिया, पद त्याग कर दिया, या फिर किसी कारणवश है ना सर उसकी तबीयत खराब है और वो अब नहीं आ पा रहा है, तो अब ऐसे के अंदर क्या करेंगे, तो ऐसे के अंदर 6 महीने के अंदर अंदर क्या करना पड़ेगा, आपको दूसरा राष्ट्रपति का चुनाव करवाना पड़ेगा। और 6 महीने के अंदर अंदर आप चुनाव करेंगे तो सर 6 महीने तक कौन संभालेगा, तो उस समय उपराष्ट्रपति जो है, वाइस प्रेसिडेंट जो है वो इस कार्यभार को संभालेंगे। जो नवनिर्वाचित राष्ट्रपति होगा वो भी कितने टाइम के लिए होगा, 5 वर्ष के लिए निर्वाचित होगा, शेष बची अवधि के लिए नहीं होगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कैसे, कि हमारे यहाँ पे जब बाई इलेक्शन होते हैं, कभी किसी एमएलए एमपी की डेथ हो जाती है और वापस एमएलए एमपी चुना जाता है, तो वो बचे हुए टाइम के लिए होता है, लेकिन राष्ट्रपति कितने के लिए होगा, फिर से वो 5 वर्ष के लिए होगा, शेष समय के लिए नहीं होगा। तो फिर से नया राष्ट्रपति भी 5 साल के लिए ही होगा। विशेष अधिकार क्या है राष्ट्रपति को, तो पदावधि के दौरान राष्ट्रपति के विरुद्ध किसी फौजदारी
न्यायालय में कोई मुकदमा नहीं चलाया जा सकता, कि जब वो राष्ट्रपति है तो उसके ऊपर किसी तरह का कोई मुकदमा नहीं चलाया जा सकता, उसे गिरफ्तार नहीं किया जा सकता, उसके नाम पे वारंट जारी नहीं किया जा सकता। ये सब क्या एक विशेष अधिकार है। 2 महीने के लिखित नोटिस देने के पश्चात राष्ट्रपति के विरुद्ध केवल दीवानी कार्रवाई की जा सकती है, कि यदि दीवानी कार्रवाई भी करनी है तो कितना नोटिस देना होगा आपको, 2 महीने का एडवांस नोटिस देना होगा, और तब जाके आप दीवानी कार्रवाई कर सकते हो। तो विशेष अधिकार क्या हो गया, फौजदारी मामले में तो कोई कार्रवाई हो नहीं सकती, अरेस्ट नहीं कर सकते, वारंट जारी नहीं कर सकते, और अगर कोई दीवानी कार्रवाई करनी है तो उसके अंदर आपको 2 महीने का क्या देना पड़ेगा, प्रायर नोटिस, एडवांस नोटिस देना पड़ेगा। राष्ट्रपति की शक्तियाँ क्या होती है, यहाँ से थोड़ा सा ध्यान देना, इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा। तो राष्ट्रपति की शक्तियां क्या है, तो अनुच्छेद 53 के अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है, हमने पहले पढ़ा था। इसका प्रयोग संविधान के अनुसार स्वयं या अधीनस्थ पदाधिकारियों के अनुसार किया जा सकता है, कि जो शक्ति होती है उसका या तो अधिकार जो प्रयोग है वो स्वयं के विवेक के अनुसार कर लेगा, या फिर जो संविधान के अनुसार कर लेगा, या फिर जो पदाधिकारी है उनके अनुसार करेगा, गलत कभी कुछ नहीं करेगा। शासन के समय कार्य राष्ट्रपति के नाम पर होता है, कि सरकार का जो भी कार्य होता है वो किसके नाम पर होता है, राष्ट्रपति के नाम पर होता है, और सरकार के समस्त निर्णय भी उसी के नाम पर होते हैं। कि हमारे देश के अंदर जो इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स है, देश की जो फॉरेन पॉलिसीज है, विदेशियों के साथ में कैसे संबंध रखने हैं, सब कुछ किसके नाम पर होते हैं, राष्ट्रपति के। सर नाम मतलब है कि साइन, कि साइन किसका होता है, हमेशा हर चीज पे राष्ट्रपति का माना जाता है, इसलिए सारा काम राष्ट्रपति के नाम पर होता है। राष्ट्रपति की कार्यपालिका शक्ति, की कार्यपालिका से रिलेटेड क्या क्या शक्तियां हैं, तो अधिकारियों की शासन संचालन, राष्ट्रपति कुछ शक्तियां हैं वो हमें यहाँ पे बताई गई है। कि पहली शक्ति हो गई अधिकारियों की नियुक्ति, कि जो भी अधिकारी है उनका अपॉइंटमेंट कौन करेगा, अपॉइंटमेंट कौन करेगा, राष्ट्रपति करेगा। इसके बाद में शासन संचालित, शासन को संचालन करने के लिए जो भी प्रोसेस है वो भी राष्ट्रपति देखेगा। विदेशी क्षेत्र, हमारे फॉरेन रिलेशंस कैसे हैं वो सब, और सैन्य शक्तियाँ, सैनिक से रिलेटेड जो शक्तियाँ हैं वो, ये सब कौन देखेगा, राष्ट्रपति। थोड़ा सा एक ब्रीफ बता देता हूँ कि देश के अंदर इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स जो है, चाहे चीफ जस्टिस की ले लो, चाहे आप कैग की ले लो, ये सब कौन करेगा, राष्ट्रपति, या राष्ट्रपति के थ्रू की जाएगी। शासन संचालित तो हमने देखा था कि राष्ट्रपति जो है वो कार्यपालिका और विधायिका दोनों का मेंबर होता है। उसके बाद में विदेशी क्षेत्र, मतलब हमारी जो फॉरेन पॉलिसीज है वो भी किसके नाम पर होगी, राष्ट्रपति की, क्योंकि राष्ट्रपति उसके अंदर क्या करेगा, अपने सिग्नेचर करता है। और सैनिक तो तीनों सेनाओं मतलब आर्मी, नेवी और एयरफोर्स, तीनों सेनाओं का जो हेड होता है वो कौन होता है, तो वो प्रेसिडेंट होता है, राष्ट्रपति होता है। तो ये भी शक्ति किसके पास होती है, राष्ट्रपति के पास में। भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाने वाली महत्वपूर्ण नियुक्तियां, कि सर नियुक्तियां करता है, अपॉइंटमेंट करता है, तो कौन कौन सी करता है, तो ये कुछ महत्वपूर्ण नियुक्तियां हैं। कि भारत का प्रधानमंत्री कौन अपॉइंट करेगा, राष्ट्रपति। कि सर प्रधानमंत्री तो हम चुनाव करते हैं ना, प्रोसेस अलग होता है, हम प्रधानमंत्री पढ़ेंगे जब पढ़ेंगे। ऐसा नहीं कि राष्ट्रपति अपनी इच्छा से किसी को भी उठा के कि राजा उसको प्रधानमंत्री बना दे, ऐसा नहीं कर सकता, लेकिन शपथ यही दिलाता है, इसलिए हम बोलते हैं कि प्रधानमंत्री की। और प्रधानमंत्री की सलाह पे क्या करता है, अन्य मंत्रियों की, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होता है उनकी। राज्यों के राज्यपाल की भी यही नियुक्ति करता है, और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की, मतलब हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के जज की, नियंत्रण महालेख, कैग वगैरह की भी नियुक्ति यही करता है। और संघ लोक सेवा आयोग, यूपीएससी के अध्यक्ष वगैरह, सदस्य वगैरह भी यही निर्वाचित करता है। उसके बाद में क्या है, मुख्य चुनाव आयुक्त, चीफ इलेक्टोरल कमीशन जो होता है वो, और महान्यायवादी। उसके अलावा विदेश में हमारे जो राजदूत होते हैं, ये कुछ इंपॉर्टेंट नियुक्तियां हैं जो कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। इंपॉर्टेंट है, एक बार आप लोग इनको देखेंगे, क्योंकि कई बार क्वेश्चन आते हैं कि इसको अपॉइंट कौन करता है, या महान्यायवादी का अपॉइंटमेंट कौन करता है, चुनाव आयोग का अपॉइंटमेंट कौन करता है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है, एक बार आप लोग इस स्लाइड को फिर से गो थ्रू करेंगे। इसके बाद में यदि हम लोग आगे देखते हैं तो लिखा है कि यार शासन को जब वो चलाता है तो उससे संबंधित शक्तियाँ क्या है। देखो हमने 4 तरह की शक्तियाँ देखी थी, मैंने थोड़ा सा ब्रीफ किया था, इसको हमने थोड़ा यहाँ पे डिटेल में देखा, और अब इनको एक एक को थोड़ा सा देखते हैं। तो शासन संबंधित क्या है, तो राष्ट्रपति शासन को जब चलाता है तो विभिन्न प्रकार के नियम बना सकता है। वह केंद्र सरकार की महत्वपूर्ण पदाधिकारियों की नियुक्ति करेगा, महालेखा परीक्षण की शक्तियों से संबंधित नियमों का निर्माण करेगा। और अनुच्छेद 77(3) के अंदर क्या लिखा हुआ है, तो अनुच्छेद 77(3) के अनुसार राष्ट्रपति भारत सरकार का कार्य जो है वो अधिक सुविधाजनक किए जाने के कारण, और मंत्रियों में
उक्त कार्य को आवंटित किए जाने के अकॉर्डिंग क्या बना सकता है, नियम बना सकता है। इसका मतलब कि भारत सरकार का काम इजी बनाने के लिए या फिर अच्छा बनाने के लिए क्या कर सकता है, लॉ मेकिंग का काम भी कर सकता है। हालांकि जो हेड है वो प्रधानमंत्री होता है और दोनों में से एक ही टीम के होते हैं, तो ये अपने अकॉर्डिंग देश को चलाते हैं, बट फिर भी राष्ट्रपति की कुछ शक्तियां हमें बताई गई है। विधायी शक्तियां क्या है, विधायी के अंदर आपको कानून रिलेटेड कुछ शक्तियां आ जाएगी। तो राष्ट्रपति संसद का अधिवेशन बुलाता है, मतलब संसद की मीटिंग को बुला सकता है, और हमने देखा था कि प्रथम अधिवेशन को क्या कर सकता है, खुद के हिसाब से लीड भी कर सकता है। अधिवेशन की समाप्ति की घोषणा भी ये राष्ट्रपति कर सकता है। प्रधानमंत्री की सिफारिश पर क्या कर सकता है, लोकसभा को निश्चित काल से पूर्व क्या कर सकता है, भंग कर सकता है। हमने देखा था कि लोकसभा के सेशन होता है हमारे पास में बजट, मॉनसून और विंटर, BMW के नाम से याद किया था, लेकिन प्रधानमंत्री बोले तो राष्ट्रपति निश्चित काल से पहले क्या कर सकता है, इनको खत्म कर सकता है। इसके बाद में अधिवेशन के प्रारंभ में दोनों सदन की समवेत रूप से एकल बैठक, हमने देखा था ये वहां पे लोकसभा राज्यसभा जब पड़ी थी कि ज्वाइंट सिटिंग कौन बुला सकता है, तो राष्ट्रपति बुला सकता है। तो ज्वाइंट सिटिंग बुला सकता है। अन्य अवसर पर भी संसद के संसद को संदेश या भाषण दे सकता है। सॉरी। इसके बाद में क्या है कि सदस्यों को मनोनयन, कि ये क्या कर सकता है, कुछ सदस्यों को क्या कर सकता है, नॉमिनेट कर सकता है, नॉमिनेट कर सकता है कुछ सदस्यों को। तो लोकसभा में कितने सदस्य कर सकता है, हमने देखा था कि राज्यसभा में 12 और लोकसभा में 2, जो कि एंग्लो इंडियंस होते थे। तो राज्यसभा में 12 सदस्यों को राष्ट्रपति नॉमिनेट करेगा, और किन किन को करेगा, जिनका कोई किसी स्पेशल सेक्टर के अंदर कुछ अच्छा योगदान हो, जैसे कला हो सकता है, साहित्य हो सकता है, विज्ञान हो सकता है, समाज सेवा हो सकता है, कहीं पे भी। ऐसे टोटल 12 लोगों को क्या करेगा, नॉमिनेट करेगा। जैसे सचिन तेंदुलकर जी को किया गया था हमारे यहाँ पे राज्यसभा के अंदर नॉमिनेट, क्योंकि उन्होंने क्रिकेट जगत के अंदर एक अच्छा नाम, एक अच्छी उपलब्धि हासिल की थी। और ऐसे ही अंगल भारतीय, एंग्लो इंडियंस को भी 2 को राज्यसभा के अंदर किया जा सकता है। हालांकि 104वां संविधान संशोधन अधिनियम 2019 में जो हुआ था, उसके अंदर ये 2 वाली जो पोस्ट थी इनको हटा दिया गया था। तो पहले हमारे पास में 545 लोग होते थे राज्यसभा के अंदर, लेकिन लोकसभा के अंदर, लेकिन अब कितने हमारे पास 543 है, क्योंकि 2 एंग्लो इंडियंस को हटा दिया गया है। इसके बाद में यदि हम लोग देखें तो विधेयक पर निषेधाधिकार का प्रयोग होता है। ये क्या होता है कि अनुच्छेद 111 के अनुसार कोई भी विधेयक जब कानून बनेगा, जब उस पर क्या होगा, राष्ट्रपति के हस्ताक्षर होंगे। हमने देखा कि बिल पास होता है, राष्ट्रपति साइन करेगा तो क्या बन जाएगा, वो एक्ट बन जाएगा। लेकिन राष्ट्रपति साइन ही नहीं करे तो फिर उसके अंदर क्या करेगा। तो इसके अंदर 3 प्रोसेस होते हैं। देखो कि जैसे मैंने कोई बिल लिया और उसको कहाँ पे भेजा, राष्ट्रपति के पास में भेज दिया, प्रेसिडेंट के पास भेज दिया। अब प्रेसिडेंट क्या कर सकता है कि या तो साइन कर देगा और वापस लौटा देगा, या फिर क्या कर सकता है कि उसको होल्ड कर लेगा कि यार मैं करके भेज दूंगा, 5-7 दिन रुको देखो, या फिर क्या कर सकता है, मना कर सकता है कि यार मैं नहीं कर रहा, नहीं करूंगा, ठीक है, ऐसे मना कर सकता है। साइन कर दिया तो बिल वैसे ही एक्ट बन गया, होल्ड करा तो कितने दिन कर लेगा, ठीक है। और नहीं करूंगा तो वापस भेज सकता है, लेकिन वापस भेजने के बाद में विदाउट चेंज, बिना कोई बदलाव करे संसद ने वापस राष्ट्रपति को ये बिल भेज दिया, तो राष्ट्रपति इस बार क्या है, बाइंड है क्या करने के लिए, साइन करने के लिए, उसको साइन करने ही पड़ेंगे। तो ये कुछ राष्ट्रपति से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स है जो इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए कि बिल रिलेटेड क्या क्या पॉइंट है। अच्छा, होल्ड कर सकता है, कितने दिन करेगा सर, 14 दिन से ज़्यादा नहीं करेगा। तो विधेयक पर स्वीकृति देने के संबंध में राष्ट्रपति को 3 कुछ वीटो पावर, उसको कुछ एक स्पेशल पावर मिली गई है कि वो चाहे तो इसके अलावा भी इनको क्या कर सकता है, होल्ड कर सकता है। उन वीटोस पे चर्चा करता है। तो वीटो होता क्या है, वीटो क्या है, एक स्पेशल पावर है, और ये स्पेशल पावर किसको मिली गई है, राष्ट्रपति को मिली है विधेयक से रिलेटेड। पहला है आपके पास में अत्यधिक निषेधाधिकार, मतलब कुछ इससे क्या मिला है, निषेधाधिकार, निषेध प्लस अधिकार, तो एक स्पेशल वीटो पावर मिली है। ये क्या होता है, संसद द्वारा पारित किसी विधेयक को अस्वीकार करने के लिए, कि यदि उसे लगता है कि यार ये बिल सही नहीं है और मैं इसे स्वीकार नहीं करना चाहता, तो अपनी वीटो का यूज करेगा, उससे क्या कर देगा, अस्वीकार कर देगा। उसके अलावा अगला है कि निलंबन, कि अगर उससे क्या करना है, निलंबन करना है, उस बिल को नहीं रखना अपने पास, फिर से लौटा देना है, तो वो इस वीटो का यूज करेगा। निलंबन निषेधाधिकार में क्या होता है, राष्ट्रपति साधारण विधेयक को संसद को पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है। क्या कर सकता है कि पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है, लेकिन संसद ने इसको वापस लौटा दिया कि ठीक है हमने कर लिया विचार, अब हमें इसमें कोई बदलाव नहीं करना, आप तो साइन कर दो। अब राष्ट्रपति को क्या करना पड़ेगा, स्वीकार
करना ही पड़ेगा। स्वीकार करने के लिए वो क्या है, बाध्य है। इसका मतलब क्या है भैया, बाइंड है, इस बार उसको साइन करना ही पड़ेगा। तो ये क्या हो सकता है कि राष्ट्रपति या तो साइन कर देगा, साइन नहीं करेगा तो होल्ड कर लेगा कि यार बताता हूँ थोड़े दिन में, और होल्ड नहीं करेगा तो वापस लौटा देगा कि यार मेरे को ये पॉइंट पसंद नहीं है, इनको बदलाव करो। ठीक है, मैंने ऐसा कैसे वापस ले जाकर दे दिया कि मालिक कर दिया बदलाव, जबकि कोई बदलाव नहीं किया। तो इस बार राष्ट्रपति क्या है, साइन करने के लिए क्या बाइंड है, बाध्य है। इसके बाद में यदि हम लोग देखें तो एक होता है पॉकेट वीटो। पॉकेट वीटो जिसको हम जेबी मतलब पॉकेट, तो पॉकेट वीटो के अंदर क्या होता है, इसके अंतर्गत राष्ट्रपति न तो विधेयक को स्वीकृति देता है, न तो क्या करेगा, स्वीकृति देगा, और न ही उसे पुनर्विचार के लिए लौटाएगा, बल्कि अपने पास में क्या कर लेगा, उसको होल्ड करके रख लेगा। अपने पास में क्या कर लेगा, उसको होल्ड करके रख लेगा, लंबित कर लेगा। ऐसी संभावना ऐसा इसलिए संभव है क्योंकि संविधान में विधेयक पर निर्णय लेने का समय तय नहीं है। वहाँ संविधान में ऐसा कुछ लिखे नहीं है कि आपको कब निर्णय लेना है, तो राष्ट्रपति क्या कर लेगा, उसको होल्ड करके रख देगा। लेकिन पॉकेट वीटो के लिए कुछ एक पॉइंट और लिखा है नोट के अंदर कि पॉकेट वीटो का प्रयोग राष्ट्रपति ज्ञानी जेल सिंह ने, जब राष्ट्रपति थे हमारे यहाँ पे ज्ञानी जेल सिंह ने, कब किया था, 1986 में संसद के पारित भारतीय पोस्ट ऑफिस विधेयक जो था उसके ऊपर किया था। तो ये एक फैक्ट है बस कि कौन से राष्ट्रपति थे, तो राष्ट्रपति का नाम है ज्ञानी जेल सिंह। उन्होंने एक बार किसका प्रयोग किया था, पॉकेट वीटो का प्रयोग किया था। बहुत कम होता है कि राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री या सरकार के अंदर कभी कोई टसल देखने को मिलती है, क्योंकि लगभग दोनों एक ही पार्टी के आदमी होते हैं और दोनों अपनी, लेकिन हाँ कभी विचारधारा में फर्क आता है, तभी ऐसे वीटो वगैरह का प्रयोग देखने को मिलता है। इसके बाद में अध्यादेश जारी, ऑर्डिनेंस जारी करने की पावर भी होती है राष्ट्रपति के पास में। यदि संसद का सत्र नहीं चल रहा है, यदि संसद का सत्र नहीं चल रहा है तो राष्ट्रपति क्या करेगा, अध्यादेश, ऑर्डिनेंस जारी कर सकता है। और जब ऑर्डिनेंस जारी करेगा तो राष्ट्रपति किसी भी समय अध्यादेश वापस ले सकता है। तो वो जब वो खुद जारी कर रहा है तो उसकी इच्छा से वो क्या करेगा, उसको वापस भी लेगा। कि सर नहीं लिया तो अध्यादेश सत्र प्रारंभ होने के 6 महीने तक लागू रहेगा। अध्यादेश कितने टाइम तक लागू रहेगा, 6 महीने तक, क्योंकि 6 महीने में हमारे यहाँ पे बताया गया है कि संसद को कम से कम एक बार तो मिलना ही होगा, और हम लोग लगभग 3-4 महीने मिल लेते हैं बजट मानसून विंटर सेशन के अंदर। तो अध्यादेश कब तक रहेगा आपके पास में, ये आपके पास में 6 महीने बाद लागू नहीं रहेगा, 6 महीने तक लागू रहेगा। यदि संसद चाहे तो इस अवधि को पहले भी अध्यादेश को समाप्त कर सकती है, कि यदि 6 महीने से पहले संसद की मीटिंग होती है तो संसद क्या कर सकती है, इसको समाप्त कर सकती है, क्योंकि मेनली लॉ बनाने की जो पावर है वो किसके पास में, संसद के पास में। लेकिन जब संसद काम नहीं कर रही थी तब राष्ट्रपति ने खुद के आधार पर एक ऑर्डिनेंस पास कर दिया, 6 महीने के लिए पावरफुल रहेगा, और संसद चाहे तो उसको 6 महीने से पहले भी हटा सकती है। यदि संसद को लगे कि यार सही है लॉ, तो संसद उसे कंटिन्यू भी कर सकती है। इसके बाद में सैन्य शक्तियाँ, सैनिक रिलेटेड क्या क्या शक्ति है, तो राष्ट्रपति क्या होता है भैया, तीनों सेनाओं का क्या होता है, प्रधान होता है। किंतु इसका ये अधिकार जो है, इसका प्रयोग कैसे करेगा, तो कानून के अनुसार ही इसका प्रयोग कर सकता है। युद्ध शांति के विषय में कानून बनाने के लिए शक्ति संसद को प्राप्त है, कि जब भी युद्ध वगैरह चलेंगे और अगर कोई पीसफुल लॉ बनाने, कोई ट्रीटी वगैरह करनी है, तो ऐसा कानून बनाने की शक्ति किसके पास में है, संसद के पास में। अतः राष्ट्रपति संसद की स्वीकृति के बिना न तो युद्ध की घोषणा और न ही सेनाओं का प्रयोग कर सकता है, कि सारा काम किसके ऊपर है, हमारे पास में संसद के पास में। राष्ट्रपति एक नॉमिनल हेड है, उसको जरूर हेड जरूर बनाया गया, तीनों सेनाओं का प्रधान है, लेकिन बिना संसद से पूछे न तो क्या कर सकता है, युद्ध की घोषणा कर सकता है, और न युद्ध को समाप्त कर सकता है। ये राष्ट्रपति को हमने एक पावर दी गई है। इसके बाद में हमारे यहाँ पे विदेशिक नीति, जो हमारे जो फॉरेन अफेयर्स हैं उनसे रिलेटेड राष्ट्रपति की क्या क्या काम है, तो वही कि भारतीय संघ की विदेशिक नीति जो है, वैधानिक प्रमुख जो है वो कौन होता है, हमारे पास में राष्ट्रपति होता है, जो हमारे यहाँ पे विदेशी क्षेत्र, विदेश नीति, फॉरेन अफेयर्स को देखता है। इसके बाद में क्या लिखा है कि वे विदेशों में राजदूतों व कूटनीतिक प्रतिनिधित्व की नियुक्ति करता है, कि देश के अंदर जो कौन कौन डिप्लोमेट्स होंगे किसी दूसरे देश में हमारे वो, और उसके अलावा हमारे कौन कौन से राजदूत होंगे, एम्बेसडर होंगे, उनकी नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। विदेश से संधियां मतलब फॉरेन अफेयर्स जो भी होते हैं, समझौते जो भी होते हैं, उनसे रिलेटेड हमारी जो ट्रीटीज वगैरह होती है, सब कौन करता है, हमारे यहाँ पे राष्ट्रपति के नाम पर की जाती है। वित्तीय शक्ति क्या होती है, फाइनेंशियल पावर्स क्या क्या होती है, तो राष्ट्रपति की वित्त शक्ति में एक संसद के समक्ष आय का व्यय विवरण रख सकता है, मतलब बजट, इसी के हिसाब से रखा जाएगा, इसी से पूछ के इसके साइन से प्राय ऑर्डर से ये पेश किया जाएगा। इसके बाद में क्या है कि अनुच्छेद
113 के अंदर। अच्छा, वर्ड बजट हमारे देश के संविधान के अंदर मेंशन नहीं है, वहां पर जो लिखा है वो है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। क्या लिखा है? एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। बजट कहीं पे भी नहीं लिखा हुआ है। अनुच्छेद 113 के तहत राष्ट्रपति की सिफारिश के बिना संसद में किसी प्रकार का धन की मांग नहीं की जा सकती। कि राष्ट्रपति जब तक सिफारिश मतलब साइन नहीं देता या एक बार कह नहीं देता, तब तक क्या नहीं होता, संसद में किसी प्रकार के धन की मांग नहीं की जा सकती है। इसके लिए राष्ट्रपति द्वारा सिफारिश किया जाना आवश्यक है। कि जब भी कोई मनी बिल इंट्रोड्यूस करना है, जब भी कोई पैसों से रिलेटेड बात संसद में उठानी है, तो उसके लिए राष्ट्रपति की सिफारिश क्या है? आवश्यक होती है। इसके बाद में अनुच्छेद जो है 117(1) के अंदर क्या लिखा है? तो इसमें वित्त से संबंधित विशेष विधेयक राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति से ही पेश किए जा सकते हैं संसद में। कि अगर आपको कोई मनी बिल पेश करना है संसद में, तो इस मनी बिल से रिलेटेड जो है कौन देगा? पहले राष्ट्रपति क्या करेगा? उसके ऊपर अपनी स्वीकृति देगा। राष्ट्रपति की अनुमति से बजट से संबंधित पूरक, अतिरिक्त तथा अन्य मांगों को पेश किया जा सकता है। कि बजट से रिलेटेड अगर कोई भी चीज़ आपको पेश करनी है, तो उसके अंदर किसकी अनुमति होनी चाहिए? तो राष्ट्रपति से पहले आपको सिफारिश लेनी पड़ेगी, उसके सिग्नेचर, उससे पूछना पड़ेगा। तो ये राष्ट्रपति की वित्तीय शक्तियों का पार्ट है। राष्ट्रपति नियंत्रण व महाभियोग मतलब कैग, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल जो है की नियुक्ति करता है। कि देश के अंदर जो भी कैग है हमारे पास में, कंट्रोलर और ऑडिटर जनरल, जो सारे पैसों का ध्यान रखता है, कहाँ पे कैसा लग रहा है, सरकार का पैसा किधर जा रहा है, कौन क्या काम कर रहा है, वो सारा ध्यान रखता है। वो उसकी नियुक्ति कौन करता है? कैग की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। उनके द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन मतलब जो कैग जो अपनी रिपोर्ट बना के देगा, उस रिपोर्ट के ऊपर भी कौन ध्यान रखेगा? तो उस रिपोर्ट की जो चर्चा है वो भी कौन करेगा? उस रिपोर्ट के बारे में राष्ट्रपति संसद के सम्मुख उस रिपोर्ट को क्या करेगा? प्रस्तुत करेगा। मतलब कैग की अपॉइंटमेंट भी राष्ट्रपति करेगा, और कैग के द्वारा बनाई गई जो रिपोर्ट है उसको संसद के सामने पेश भी कौन करेगा? राष्ट्रपति ही करेगा। इसके बाद में है कि राष्ट्रपति क्या करेगा? प्रति 5 वर्ष में वित्त आयोग, फाइनेंशियल कमीशन का गठन करेगा, तथा उसकी सिफारिश के आधार पर ही आयकर और अन्य कर मतलब जो टैक्स लगता है हमारे यहाँ पे, इनकम टैक्स और जो दूसरे टैक्स लगते हैं, से प्राप्त आय को केंद्र और राज्यों में क्या करेगा? बंटवारा करेगा। कि जो भी टैक्स से जो पैसा इकट्ठा हो रहा है उनको केंद्र और राज्यों में क्या किया जाएगा? बांटा जाएगा। इसके बाद में कुछ न्यायिक शक्तियां भी है राष्ट्रपति की, जो जुडिशियल पावर्स है राष्ट्रपति की, उनको देखते हैं। तो राष्ट्रपति की न्यायिक शक्तियों के अंतर्गत अनुच्छेद 72 में राष्ट्रपति को क्षमादान का अधिकार, इंपॉर्टेंट है कि कौन से में दिया गया क्षमादान का अधिकार? अनुच्छेद 72 के अंदर। पार्डन पावर जो है राष्ट्रपति की, मतलब माफी करने की जो पावर है वो, तो ये इसमें दी गई है। अच्छा, इसमें कर क्या सकता है ये? तो वह मृत्युदंड सहित किसी व्यक्ति के दंड को पूर्ण क्षमा, या तो क्या कर सकता है? कंप्लीट पार्डन कर सकता है, पूरा क्षमा कर सकता है, लघुकरण कर सकता है, छोटा कर सकता है, परिहार या विराम, रोका जा सकता है उसको अंदर, या फिर उसको कम किया जा सकता है। तो राष्ट्रपति क्या कर सकता है? किसी की सजा को कम कर सकता है, घटा सकता है, या फिर उसे माफ कर सकता है। राष्ट्रपति की पार्डन पावर के अंदर आती है। और कौन से अनुच्छेद के अंदर दी गई है? तो अनुच्छेद 72 के अंदर, आर्टिकल 72 के अंदर आपको ये पार्डन पावर राष्ट्रपति को दी गई है। इसके बाद में क्या है? तो क्षमा कैसे कैसे कर सकता है? वही है अभी पढ़ा जो, क्या तो कंप्लीट पार्डन, पूरी क्षमा कर सकता है, प्रतिलंबन कर सकता है, उसे कुछ समय के लिए लंबित कर सकता है, विराम, रोक सकता है क्षमा को, मतलब जो पनिशमेंट मिली उसे रोक सकता है, या फिर लघुकरण कर सकता है, उसे क्या कर सकता है? थोड़ा कम कर सकता है। तो कुछ पार्डन पावर होती है। अच्छा, ऐसा राष्ट्रपति ऐसे नहीं कोई मिलने वाला है तो सजा कम कर दी, ऐसा नहीं। वो कोई स्पेशल केस में सारी चीज़ जांच के पब्लिक की रिपोर्ट के अनुसार ऐसे फिर ये काम करता है। इसके बाद में राष्ट्रपति जो है न्यायालयों द्वारा दंडित व्यक्तियों को माफ करना, दंड कम करना, ये इन्हीं को थोड़ा इजी लैंग्वेज में लिखा है कि क्या कर सकता है? दंडित व्यक्तियों को या तो क्या कर सकता है? माफ कर सकता है, उनके दंड को कम कर सकता है, या दंड को क्या कर सकता है? बदल सकता है। किसी को उम्र कैद की सजा दी गई थी, कम कर सकता है, किसी को फांसी की सजा दी गई उसको उम्र कैद में कन्वर्ट कर सकता है। राष्ट्रपति किसी मामले पर सर्वोच्च न्यायालय की सलाह ले सकता है। देखो इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि राष्ट्रपति किसी मामले पर सर्वोच्च न्यायालय क्या ले सकता है? सलाह ले सकता है। लेकिन सलाह को मानना नहीं मानना, राष्ट्रपति उसके ऊपर क्या नहीं है? बाइंड नहीं है। बाइंड मतलब बाध्य नहीं है। राष्ट्रपति अपनी इच्छा होगी तो मानेगा, अपनी इच्छा होगी तो नहीं मानेगा, तो उसके लिए बाइंड नहीं है। तो सर्वोच्च न्यायालय की सलाह तो ले सकता है, लेकिन उसको मानने के लिए क्या नहीं है? बाध्य नहीं है। ये रहा सलाह
मानने के लिए बाध्य नहीं है। और कहाँ लिखा है? आर्टिकल 143। नंबर आपको इजीली याद हो जाएगा कि सुप्रीम कोर्ट और राष्ट्रपति का जो संबंध है कि वो यहाँ से सलाह मांग सकता है, ये कहाँ लिखा है? तो आर्टिकल 143, इन दोनों के प्रेम का आर्टिकल है ये 143। तो ये आपको इजीली याद हो जाएगा। इसके बाद में देखें तो आपातकालीन पावर जो है, इमरजेंसी पावर जो है राष्ट्रपति की, वो कैसी है? तो भारतीय संविधान के भाग 18 के अंदर आपातकालीन जो भी प्रतिबंध है, जो भी उपबंध है, उन सबको क्या किया गया? स्पष्ट किया गया है। कहाँ किया गया? भाग 18 के अंदर। अनुच्छेद 352 के अनुसार, अनुच्छेद 352 के अनुसार क्या कर सकता है? कोई युद्ध की कंडीशन हो, बाह्य आक्रमण एक्सटर्नल, या सशक्त विद्रोह, कोई सेना का विद्रोह, ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति क्या कर सकता है? राष्ट्रपति आपातकाल लगा सकता है। अनुच्छेद 356 याद रखो, 352 इमरजेंसी पावर, अनुच्छेद 356 के अनुसार यदि कोई राज्य जो है वो संवैधानिक तंत्र के अनुसार नहीं चलता है, अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन सही ढंग से काम नहीं कर सकता है, तो राष्ट्रपति वहां पर क्या कर सकता है? खुद का रूल लगा सकता है, मतलब राष्ट्रपति शासन। इसका मतलब यहाँ पर क्या है? प्रेसिडेंस रूल है। प्रेसिडेंट का क्या कर सकता है? रूल लग सकता है यहाँ पे। कौन से? 356 के अनुसार, 352 के अनुसार कोई इंटरनल एक्सटर्नल कोई सेना का विद्रोह हो जाए, पड़ोसी हमारे पे हमला कर दे, तो ऐसे के अंदर क्या कर सकता है? वो इमरजेंसी लगा सकता है। तो ये इमरजेंसी हो गई, नेशनल इमरजेंसी। ये हमारे पास में हो गया प्रेसिडेंट्स रूल। इसके बाद में एक और आता है 360 के अनुसार, तीनों आर्टिकल 52, 56 और 360। ये क्या है? फाइनेंशियल इमरजेंसी की देश के अंदर पैसों से रिलेटेड कंडीशन खराब चल रही है, तो राष्ट्रपति क्या कर सकता है? उस समय वित्तीय आपातकाल घोषित कर सकता है। सॉरी, तो वहाँ इसके अंदर क्या कर सकता है? वित्तीय संकट आने पर देश के अंदर क्या कर सकता है? वित्तीय आपातकाल लगा सकता है। और ये कहाँ लिखा हुआ है? पूरे देश के अंदर या देश के किसी भाग के अंदर लगा सकता है। राष्ट्रपति आपात के समय करेगा क्या? उसके अंदर और क्या क्या बताया गया है? तो संविधान के भाग 18 के अंदर 352 में राष्ट्रपति आपातकाल के संबंध में चर्चा की गई है। पूर्व में राष्ट्रपति आपातकाल लगाने के 3 आधार वर्णित करता है। कौन सा? कि अगर युद्ध हो जाता है तो आपातकाल लगा सकता है, बाहरी आक्रमण, किसी ने एक्सटर्नल वॉर कर दिया तो, या इंटरनल आंतरिक अगर किसी तरह की हमारे यहाँ पे तकलीफ चल रही है तो भी ऐसा किया जा सकता है। जैसे कि 44वें संविधान संशोधन अधिनियम के बाद में वर्तमान में निम्नलिखित प्रकार है, और ऐसा पहले हमारे यहाँ पे आपातकाल इंदिरा गांधी जी के समय लगाया गया था एक बार। इसके बाद में कि आंतरिक अशांति नामक आधार को हटाकर सशक्त विद्रोह रखा गया है। कि पहले हमारे यहाँ पे आंतरिक अशांति थी कि अगर कोई इंटरनल पीस नहीं है देश के अंदर तो भी यहाँ पे आपातकाल लगाया जा सकता है, लेकिन संविधान संशोधन किया गया था 44th, और इसके अंदर क्या कर दिया गया? 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट से क्या कर दिया गया? आंतरिक अशांति को हटाकर सशक्त विद्रोह की, अगर आपकी सेना विद्रोह करती है तो आप क्या लगा सकते हो? आपातकाल लगा सकते हो। राष्ट्रपति द्वारा आपातकाल की घोषणा तभी की जा सकती है जब मंत्रिमंडल लिखित रूप से राष्ट्रपति को ऐसा परामर्श दे। मतलब कि सारा काम तो राष्ट्रपति करेगा, लेकिन किससे पूछ के करेगा? मंत्रिमंडल। और मंत्रिमंडल का हेड कौन है यहाँ पे? प्रधानमंत्री। इसका मतलब सारा काम किसके ऊपर है? प्रधानमंत्री के ऊपर है। घोषणा के 1 माह के अंदर विशेष बहुमत संसद के दोनों सदन में यदि पास होता है, कि अगर मंत्रिमंडल ने ऐसा कह दिया, उसके बाद में 1 महीने के अंदर अंदर विशेष बहुमत मतलब 2/3 ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग से यदि संसद इसको स्वीकृति दे देती है, संसद के दोनों सदन इसको स्वीकृति देते हैं, तो आपातकाल लगाया जा सकता है। रखने के लिए प्रति 6 माह बाद स्वीकृति लेनी पड़ेगी, और आपातकाल को यदि आगे कंटिन्यू रखना है तो उसके लिए संसद फिर से हर 6 महीने में क्या देगी? इसको रिव्यू देगी कि ठीक है आप लोग इस इमरजेंसी को कंटिन्यू रख सकते हो। इसके बाद में लोकसभा में उपस्थित व मतदान करने वाले सदस्यों के साधारण बहुमत से आपातकाल की घोषणा समाप्त की जा सकती है। कि यदि आपातकाल को समाप्त करना है तो कौन करेगा? लोकसभा के जो भी उपस्थित और मतदान करने वाले लोग हैं उनमें साधारण बहुमत 50% आपातकाल की घोषणा को क्या किया जा सकता है? समाप्त किया जा सकता है। अनुच्छेद 352 के अंतर्गत राष्ट्रीय आपातकाल का उद्बोधन किया गया। ऐसे हमारे यहाँ पे आपातकाल 3 बार लगे हुए हैं देश के अंदर। सबसे पहले अपने यहाँ पे 1962 के अंदर जब भारत चीन युद्ध एक्सटर्नल क्राइसिस हो गया था, तब 1971 भारत पाकिस्तान बांग्लादेश लिबरेशन वॉर उसके अंदर, और 1975 के अंदर आंतरिक अशांति इंदिरा गांधी जी का टाइम था। तब आपने 1983 कपिल देव वाली मूवी देखी होगी, उस समय जो कंडीशन थी वो आपातकाल की थी। इस समय देश के अंदर काफ़ी ज़्यादा कंडीशंस खराब थी। कई बार प्रेसिडेंट रूल लगाया जाता है कि कभी किसी स्टेट का सीएम अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन से ढंग से काम नहीं करता तो गवर्नर ले जाके प्रेसिडेंट को बोलता है, और प्रेसिडेंट वहाँ पे क्या लगेगा? प्रेसिडेंट्स रूल लगाएगा या फिर खुद का रूल लगा देगा। तो यह आपातकाल से रिलेटेड है। राष्ट्रपति शासन के दौरान होता क्या है? तो जब भी किसी स्टेट के अंदर राष्ट्रपति शासन लगता है
प्रेसिडेंट रूल लगता है किसी भी स्टेट के अंदर, तो इसके अंदर क्या होता है, अनुच्छेद 356 के अनुसार यदि राष्ट्रपति को राज्यपाल या अन्य माध्यम से ये ज्ञात हो कि स्थिति जो है देश के अंदर, मतलब जो स्टेट है उसके अंदर, वो संविधान के उपबंधों के अनुसार नहीं चल रही है, कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग कोई स्टेट काम नहीं कर रहा है, तो इसके अंदर राष्ट्रपति क्या करेगा, खुद का रूल लगा देगा। और ये अधिकतर बताता कौन है, ये गवर्नर बताता है, राज्यपाल। और सॉरी, जब राज्यपाल ऐसा बताएगा तो अधिकतर ये कहाँ पे लगता है, जहाँ पे अपोजिट गवर्नमेंट होती है, अपोजिट पार्टी की, मतलब अगर केंद्र के अंदर कांग्रेस की है तो राज्य में बीजेपी की, और राज्य में अगर ए की है तो केंद्र में बी की होनी चाहिए, तब ऐसा ये प्रेसिडेंट रूल वाला सिस्टम। या फिर अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट गवर्नमेंट ढंग से नहीं काम कर पा रही है तो फिर सेंट्रल गवर्नमेंट राष्ट्रपति के थ्रू उस रूल को खुद के अंडर में ले लेती है वहाँ के। ऐसी घोषणा 2 माह के भीतर संसद में रखी जाएगी। ऐसी घोषणा जो होगी वो 2 माह के भीतर संसद में रखी जाएगी, जहां साधारण बहुमत, कहाँ पे, दोनों सदनों में इसका अनुमोदन करना जरूरी होगा। एक बार अनुमोदन के बाद में 6 महीने के लिए क्या होगा, प्रेसिडेंट रूल, राष्ट्रपति शासन लागू होगा, लेकिन 6 महीने बाद में फिर से इसको क्या करना पड़ेगा, पास करना पड़ेगा। किसी भी परिस्थिति में किसी राज्य में 3 वर्ष से अधिक, किसी राज्य में 3 वर्ष से अधिक समय के लिए राष्ट्रपति शासन लागू नहीं किया जा सकता। मतलब राष्ट्रपति शासन की जो मैक्सिमम अवधि है वो कितनी है, 3 वर्ष है। कि 3 वर्ष में अगर सर काम ढंग से नहीं हुआ तो तुम चुनाव करवा लो यार, वापस तुम लोग नया सीएम इलेक्ट करवा लो, अच्छी गवर्नमेंट बना लो, बट 3 वर्ष से ज़्यादा ऐसा नहीं किया जा सकता अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन। इसके बाद में किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन 1 वर्ष से अधिक अवधि के लिए तभी जारी होता है जब कुछ शर्तें पास होनी चाहिए। कि यदि राष्ट्रपति शासन लगाना है और 1 वर्ष हो गया उसको, तो 1 वर्ष से अधिक लगाने के लिए कुछ शर्त होनी चाहिए, और ऐसी 2 शर्तें हमें दी गई है। पहली शर्त क्या है कि अनुच्छेद 352 के तहत संपूर्ण भारत में या उस राज्य में या उसके किसी भाग में आपातकाल लागू हो। तो पहला तो ऐसा कि यार वहाँ पर क्या होनी चाहिए, पहले से इमरजेंसी लगी हुई होनी चाहिए, तब आप 1 वर्ष से ज़्यादा पे प्रेसिडेंट का रूल लगा सकते हो। और दूसरी है कि निर्वाचन आयोग ऐसा प्रमाणित कर दे कि उस राज्य में चुनाव करवाना क्या है, संभव नहीं है। तो कब लगा सकते हैं, 2 शर्तें कौन कौन सी है, प्रेसिडेंट रूल अगर 1 साल से ज़्यादा हो गया टाइम तो कब वो आगे बढ़ेगा, तो उसके लिए 2 शर्तें हैं कि पहली शर्त तो कि उस राज्य के अंदर या राज्य किसी भाग के अंदर या देश के अंदर आपातकाल की कंडीशन हो, इमरजेंसी लगी हुई हो, और दूसरा कि निर्वाचन आयोग, इलेक्शन कमीशन ऐसा बोल दे कि यार चुनाव करवाना पॉसिबल नहीं है, तो फिर वहाँ पे क्या किया जा सकता है, राष्ट्रपति रूल को कंटिन्यू किया जा सकता है। वित्तीय शक्तियाँ क्या है राष्ट्रपति की, तो अनुच्छेद 360 के अनुसार क्या लिखा गया है कि राष्ट्रपति को यह विश्वास हो जाता है कि ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है जिसमें भारत में वित्तीय संकट आ सकता है, तब वो क्या कर सकता है, वित्तीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है। ऐसी घोषणा का 2 माह के भीतर संसद में अनुमोदन आवश्यक है। कि ऐसी घोषणा यदि करता है तो 2 माह के अंदर संसद में रखना पड़ेगा, और संसद फिर क्या करेगी, वहाँ पे वोटिंग करेगी। वित्तीय आपातकाल के समय न्यायाधीशों सहित सभी, वित्तीय आपातकाल में क्या होगा, जो न्यायाधीश हैं और जो सभी बड़े बड़े अधिकारी हैं उनके वेतन में क्या की जाएगी, न्यायाधीश और जो दूसरे अधिकारी हैं इनके वेतन में क्या की जाएगी, कटौती की जाएगी। मतलब इनको जो सैलरी मिल रही है इनको कब कम किया जा सकता है, केवल फाइनेंशियल इमरजेंसी के समय ही थोड़ा कम किया जा सकता है, क्योंकि देश की जो वित्तीय कंडीशन है वो इतनी अच्छी नहीं है। इसके बाद में देश में अब तक एक भी बार आपातकाल लागू नहीं हुआ है। कौन सा आपातकाल, वित्तीय आपातकाल। फिर से देखो, देश में अब तक एक भी बार वित्तीय आपातकाल लागू करने की आवश्यकता नहीं पड़ी है। हमारी फाइनेंशियल कंडीशन कभी इतनी बुरी नहीं हुई कि हमें, हमारे यहाँ पे प्रेसिडेंट्स रूल रखता रहता है, हमारे यहाँ पे इमरजेंसी लगी हुई है, लेकिन वित्तीय आपातकाल हमारे यहाँ पे लागू नहीं किया गया। राष्ट्रपति की कुछ स्वयं विवेक मतलब खुद की विवेक के आधार पर ली जाने वाली शक्ति, जिसका फैसला राष्ट्रपति खुद की सोच के अनुसार कर सकता है, वो कौन सी शक्ति है। तो संविधान में राष्ट्रपति को कुछ विशेष अधिकार दिए गए हैं, जिनमें से कुछ अधिकार ये प्रमुख आपको बताए गए हैं। राष्ट्रपति को सभी महत्वपूर्ण मुद्दों और मंत्रिपरिषद की कार्रवाई के बारे में सूचना प्राप्त करने का अधिकार है। और प्रधानमंत्री क्या करेगा, अपने कर्तव्यों को पूरा करता है। कि राष्ट्रपति जो भी मंत्रिमंडल की कार्रवाई है उसकी सूचना प्राप्त कर सकता है। और प्राप्त करेगा कैसे, तो प्रधानमंत्री जो है देश का, उसका ये कर्तव्य होगा कि वह राष्ट्रपति द्वारा मांगी गई जानकारी किसी दे, राष्ट्रपति को टाइम टू टाइम प्रोवाइड करवाए। राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह को लौटा सकता है, राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद से सलाह ले सकता है, उसे लौटा सकता है। अपने निर्णय का पुनर्विचार करने के लिए कह सकता है। अगर मंत्रिमंडल पुनर्विचार के बाद में भी वही सलाह वापस दे देता है
तो राष्ट्रपति इसे मानने के लिए क्या होगा, बाध्य होगा। कि राष्ट्रपति को मंत्रिमंडल ने कोई सलाह दी, वापस लौटा सकता है कि नहीं यार मेरे को पसंद नहीं है, एक बार सोचो विचार करो, लेकिन पुनर्विचार के बाद में सेम सलाह को वापस दिया जाता है तो राष्ट्रपति मानने के लिए क्या होगा, बाध्य होगा। राष्ट्रपति के पास वीटो पावर की कुछ विशेष अधिकार है, कुछ शक्तियां हैं जिनके तहत वे संसद के पारित विधेयक को स्वीकृति देने से रोक सकता है। लेकिन हमने पढ़ा कि यदि स्वीकृति देने के बाद में, रोकने के बाद में वापस भेज दिया, और वापस भेजने के बाद में यदि विदाउट चेंज ऐसा का ऐसा बिल वापस आता है राष्ट्रपति के पास, तो राष्ट्रपति को साइन करने पड़ेंगे। हाँ, वो चाहे तो इसे लंबित कर सकता है, क्योंकि लंबित का कोई समय बताया नहीं गया है। इसके बाद में चुनाव के बाद यदि किसी भी नेता को बहुमत प्राप्त नहीं होता, यदि चुनाव के अंदर किसी पार्टी को बहुमत प्राप्त नहीं होता है, तो राष्ट्रपति यह निर्णय कर सकता है कि वह किससे प्रधानमंत्री नियुक्त करेगा। वो प्रधानमंत्री किसे नियुक्त करेगा, राष्ट्रपति निर्णय कर सकता है। ऐसे में राष्ट्रपति को अपने विशेषाधिकार का प्रयोग कर यह निर्णय लेने का अधिकार होता है कि बहुमत समर्थन प्राप्त है या कौन सरकार बना सकता है, ये सरकार चला सकता है। क्या कर सकता है राष्ट्रपति, कि जब किसी एक पार्टी को एक स्पेशल मेजोरिटी नहीं मिल पाई है, पूरा ढंग से जो 273 का आंकड़ा है वो नहीं मिल पाया है, और पार्टियों में विवाद चल रहा है कि हम लोग ग्रुप भी नहीं बनाना चाहते, तो राष्ट्रपति किसी भी एक को अपने हिसाब से प्रधानमंत्री बना सकता है। लेकिन उससे बोला जाएगा कि यार अब आपको मैं इतने दिन का समय देता हूँ और आप चाहो संसद के अंदर अपना बहुमत बता दो और मैं आपको शपथ दिला दूंगा, या फिर उसके बाद में आप अपनी कार्रवाई को कंटिन्यू कर सकते हो। ऐसा राष्ट्रपति कर सकता है। उसके बाद में लिखा है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति कॉलेजियम की सलाह के अनुसार करता है। कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करेगा, राष्ट्रपति। लेकिन किसकी सलाह के अनुसार करेगा, जो कॉलेजियम बना हुआ है उसकी सलाह के अनुसार करेगा। अतः ये राष्ट्रपति का विशेष अधिकार नहीं है, कॉलेजियम से पूछना पड़ेगा, केवल राष्ट्रपति खुद के अकॉर्डिंग नहीं कर सकता ऐसा। इसके बाद में उपराष्ट्रपति पे थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। तो हमारे यहाँ पे उपराष्ट्रपति का चुनाव भी कब होता है, प्रत्येक 5 वर्ष में होता है। इसको भी उसी तरह चुनते हैं जैसे राष्ट्रपति को चुनते हैं, केवल इतना सा अंतर है कि उसके निर्वाचन मंडल में राज्य विधानसभा के सदस्य नहीं होते। इंपॉर्टेंट, कि इसके निर्वाचन मंडल में कौन नहीं होते, राज्य विधानसभा के सदस्य नहीं होते। इसका मतलब एमएलए का कोई रोल नहीं होता है। इसके बाद में उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए राज्यसभा को अपने बहुमत से, किसके पास है ड्यूटी, राज्यसभा के पास में, राज्यसभा को अपने बहुमत से इस आशय को प्रस्ताव पास करना पड़ता है, उस प्रस्ताव को लोकसभा की सहमति लेनी पड़ती है। तो करता कौन है, राज्यसभा। हमने पढ़ा था कि राज्यसभा के अंदर जो चेयरमैन होता है, जो लीडिंग ऑफिसर होता है, वही कौन होता है, देश का उपराष्ट्रपति होता है, वाइस प्रेसिडेंट होता है। तो राज्यसभा करती है, बाद में राज्यसभा पास करने के बाद में लोकसभा भेजती है और लोकसभा उसे अपने हिसाब से पास कर सकती है। इसके बाद में यदि हम देखें तो उपराष्ट्रपति जो है वो पदेन अध्यक्ष होगा, किसका, राज्यसभा का। तो राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होगा, देश का उपराष्ट्रपति होगा। लेकिन राष्ट्रपति की मृत्यु होने पे, त्यागपत्र देने पे या महाभियोग चलाने पे ये क्या करेगा, ये वो सारे काम करेगा, या फिर राष्ट्रपति किसी कारण रिक्ति हो जाती है, पोस्ट खाली हो जाती है, तो ये राष्ट्रपति का काम करेगा कौन, उपराष्ट्रपति। और 6 महीने के अंदर अंदर क्या करने पड़ेंगे, चुनाव कराने पड़ेंगे। राष्ट्रपति तब तक कार्यवाहक राष्ट्रपति, कौन, उपराष्ट्रपति जो है वो तब तक कार्यवाहक राष्ट्रपति का काम करता है जब तक कि नया राष्ट्रपति चुनकर नहीं आ जाता। और नया राष्ट्रपति जब चुनकर आएगा तो कितने टाइम के लिए आएगा, वही फिर से नए 5 सालों के लिए। जैसे कि एक एग्जाम्पल दिया गया कि फरुद्दीन अली अहमद की मृत्यु जब हुई थी तो बीडी जत्ती साहब ने कार्यवाहक राष्ट्रपति का पदभार संभाला था। एक बार ऐसा हुआ था कि हमारे राष्ट्रपति साहब की पद पर रहते हुए फरुद्दीन अली साहब की जब मृत्यु हुई थी तो बीडी जत्ती साहब जो थे, जो कि उस समय राज्यसभा के चेयरमैन थे, ये कौन थे उस समय, राज्यसभा के चेयरमैन थे, देश के उपराष्ट्रपति थे, तो इन्होंने क्या करा था, कार्यवाहक राष्ट्रपति का पद संभाला था। तो ऐसे करके दोस्तों ये हम लोगों ने राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति पे एक इंट्रोडक्शन वीडियो, एक अच्छा खासा डिटेल वीडियो हमने कंप्लीट किया। और इसके बाद में हम लोग अब प्रधानमंत्री, मंत्रिमंडल, इन सब के ऊपर चर्चा करेंगे और केंद्र सरकार की जो भी कार्यपालिका विधायिका के सदस्य हैं इन्हें हम लोग खत्म करेंगे। तो आगे की क्लास के लिए आप लोग जुड़े रहिए कक्षा प्लस के साथ में, और हम लोग आगे आने वाले जो भी हमारे कंपटीशन एग्जाम्स हैं उनसे रिलेटेड यहाँ पर अच्छे में डिटेल करेंगे। आज का ये सेशन यही समाप्त होता है दोस्तों, धन्यवाद।